Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start classical mechanics unit फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डायनामिकल सिस्टम की। डायनामिकल सिस्टम में जो हम पार्टिकल की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। दिस सेट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। लेट P1 P2 P3 3 पार्टिकल हैं और R1 R2 R3 उनकी पोजीशन है। तो जो R1 R2 R3 उनकी पोजीशन का जो सेट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारी फ्री एंड कंस्टेंट सिस्टम। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल K is equal to 1 to n relative to some inertial system of coordinates. There are some restrictions imposed on the position and velocity of the particle of the motion. जो भी सिस्टम है पार्टिकल्स का उसकी पोजीशन और वेलोसिटी के ऊपर अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट सिस्टम। दीज रिस्ट्रिक्शन मे बी जियोमेट्रिकल और काइनेमेटिकल इन नेचर। सच रिस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट। जैसे हमने कोई भी बॉक्स ले लिया, उसके हमने कोई भी बॉल है वो रख दी, तो जो बॉल है जैसे थ्रो कर दी तो वो बॉल उस बॉक्स से बाहर तो नहीं जा सकती, उसी के अंदर रहेगी। तो उस बॉल के ऊपर हमने क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो सिस्टम विद सच कंस्ट्रेंट सिस्टम। फ्री सिस्टम क्या होगा, जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री सिस्टम। अब हम ये कुछ नोटेशन है इनको देखेंगे। इफ टी रिप्रेजेंट टाइम, टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। आर के वेक्टर है जो वो kth पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करेगा। और आर के वेक्टर डॉट का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव से है, इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये हमारा वेलोसिटी को डिनोट करेगा kth पार्टिकल की। और जो कंस्टेंट की जो इक्वेशन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एफ ऑफ टी आर के वेक्टर डॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंस्टेंट की इक्वेशन है। ये टाइम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का फंक्शन रहेगा। जो आर के वेक्टर है वो हमारे के 1 से n तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। जो ये इक्वेशन है ये फर्स्ट, एफ ऑफ टी R1 वेक्टर R2 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर और R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर डॉट Rn वेक्टर डॉट। द कंस्टेंट गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल और काइनेमेटिकल। इसको हम डिफरेंशियल क्यों बोलेंगे, देखो क्योंकि इसके अंदर देखो डेरिवेटिव वाली टर्म है यहाँ पे, तो इसको हम इस वजह से याद भी रख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल और काइनेमेटिकल। व्हेन द वेलोसिटी आर के वेक्टर डॉट डू नॉट एंटर इनटू द कंस्टेंट इक्वेशन फर्स्ट, द कंस्टेंट इज कॉल्ड फाइनाइट और जियोमेट्रिक। अगर जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर ये वेलोसिटी वाली टर्म ना हो तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट और जियोमेट्रिकल। एनालिटिकली इट इज रिटन एज एफ ऑफ टी आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब हम जैसे इसकी जो लीनियर फॉर्म है उसको कंसीडर करेंगे कि कैसी होती है। वी शैल कंसीडर ओनली सच डिफरेंशियल कंस्टेंट हुज इक्वेशन कंटेन्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एल के वेक्टर आर के वेक्टर डॉट प्लस डी इज इक्वल टू 0। हुज द वेक्टर, जो एल के वेक्टर है वो फंक्शन है टाइम का और पोजीशन वेक्टर का, और डी भी सेम टाइम और पोजीशन वेक्टर का फंक्शन रहेगा। Also, it is assumed here that the vector L के वेक्टर कैन नॉट ऑल वैनिश एट द सेम टाइम। देखो जो ये था एल के वेक्टर, ये एक टाइम पे सभी जीरो नहीं हो सकते। क्यों, अगर ये एक टाइम पे सभी जीरो हो गए तो जो ये वाली टर्म है ये तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो क्या बचेगा, डी। तो ये एक टाइम पे जीरो नहीं हो सकते। तो ईच फाइनाइट कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइप एफ ऑफ टी आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। मतलब कि अगर इसका जो इक्वेशन 4 है इसका हम डेरिवेटिव कर दें टर्म बाय टर्म तो क्या आएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n कर ली एफ अपॉन कर ली आर के वेक्टर डॉट कर ली आर के वेक्टर प्लस कर ली एफ अपॉन कर ली टी। देखो सबसे पहले हम
एफ का विद रिस्पेक्ट टू करेंगे आर के वेक्टर, तो क्या आएगा, करली एफ अपॉन करली आर के वेक्टर डॉट आर के वेक्टर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर के वेक्टर डॉट प्लस फिर एफ का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, करली एफ अपॉन करली टी। तो के कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 to n, तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन, क्योंकि के 1 के इज इक्वल टू 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए, फिर अप टू n के लिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली एफ अपॉन करली आर के वेक्टर डॉट करली आर के वेक्टर डॉट प्लस करली एफ अपॉन करली टी इज इक्वल टू 0। जहाँ पे जो आर के वेक्टर हैं वो एक्स के आई प्लस वाई के जे प्लस जेड के हैं, और जो करली एफ अपॉन करली आर के वेक्टर हैं करली एफ अपॉन करली एक्स के आई प्लस करली एफ अपॉन करली वाई के जे प्लस करली एफ अपॉन करली जेड के। बट ए जो डिफरेंशियल कंस्टेंट ऑफ द टाइप इक्वेशन 5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू द फाइनाइट कंस्टेंट इक्वेशन 4। देखो जो इक्वेशन 5 है ये इक्वेशन 4 के इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब है अगर हम इक्वेशन जो 5 है अगर उसका इंटीग्रेशन कर दे तो वापस क्या आनी चाहिए 4, क्योंकि जो 4 का डेरिवेटिव करने के बाद हमारी क्या आई थी, 5th आई थी। अगर 5th का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 आनी चाहिए, लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे साइड में कॉन्स्टेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या है 0, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो 5 और 4 इक्विवेलेंट नहीं है। बट इट इज इक्विवेलेंट टू ए फाइनाइट कंस्टेंट एफ ऑफ टी आर के वेक्टर इज इक्वल टू सी, क्योंकि जो 5th का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइड में क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, तो जो 4th इक्वेशन है वो 6th के इक्विवेलेंट है। तो सो द फाइनाइट कंस्टेंट इन इक्वेशन 5th कॉल्ड इंटीग्रेबल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेबल। नोट दैट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंस्टेंट इक्वेशन, अब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे, बस जो ये पीछे इक्वेशन आई है उन्हीं को लिख रखा है एक साथ। एफ ऑफ टी आर के वेक्टर डॉट इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ टी ये जो हमारी डिफरेंशियल की थी और ये हमारी फाइनाइट की थी, ये हमारी लीनियर फॉर्म की थी ये वाली इक्वेशन। अब और समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, इसका जो डेरिवेटिव करने के बाद आई थी ये वो इक्वेशन है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी एक्स के वाई के जेड के, क्योंकि आर के वेक्टर की वैल्यू क्या थी, एक्स के आई प्लस वाई के जे प्लस का जेड के, तो एक्स के वाई के जेड के, और आर के वेक्टर डॉट की जगह पे एक्स के डॉट वाई के डॉट जेड के डॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारी एफ ऑफ टी आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी आर के वेक्टर की जगह पे एक्स के वाई के जेड के इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एल के वेक्टर आर के वेक्टर डॉट प्लस का डी इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल के वेक्टर की वैल्यू है ए के आई प्लस बी के जे प्लस का सी के, और आर के वेक्टर डॉट की वैल्यू क्या है, एक्स डॉट आई वाई डॉट जे, मतलब एक्स के डॉट आई प्लस वाई के डॉट जे प्लस का जेड के डॉट के। तो इन जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, ए के एक्स के डॉट प्लस बी के वाई के डॉट प्लस सी के जेड के डॉट प्लस डी एज इट इज इक्वल टू 0। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी समेशन के इज इक्वल टू 1 to n कर लिया एफ अपॉन कर लिया आर के वेक्टर डॉट प्लस कर लिया एफ अपॉन कर लिया टी इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो कर ली एफ अपॉन कर लिया आर के वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या थी, ये थी कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स के आई प्लस कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई के जे प्लस का कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड के। तो इसकी वैल्यू है जो, और इसकी आर के वेक्टर डॉट की, इनकी क्या कर देंगे हम डॉट प्रोडक्ट, तो वैल्यू क्या आएगी, कर लिया एफ अपॉन कर ली एक्स के डॉट प्लस कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई के डॉट प्लस कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड के डॉट प्लस कर लिया एफ अपॉन कर ली टी इज इक्वल टू 0। एंड जो ए के बी के सी के ये हमारे क्या है, स्केलर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कंस्ट्रेंट है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। फर्स्ट है स्टेशनरी कंस्ट्रेंट।
अब हम मोस्टली जो फाइनाइट के ऊपर ही काम करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी आर के वेक्टर है, ठीक है। तो ये फाइनाइट की ये वो थी इक्वेशन थी, तो एफ ऑफ टी आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसी पे काम करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी एक्स के वाई के जेड के, आर के वेक्टर की जगह पे एक्स के वाई के जेड के इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड स्टेशनरी इफ टी इज नॉट एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। जो इसमें जो टी है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्सप्लिसिटली, दैट इज इफ करली एफ अपॉन करली टी इज इक्वल टू 0। मतलब कि इसमें जो ये टर्म है ना करली एफ अपॉन करली टी, ये 0 रहेगी। इन दिस केस द डिफरेंशियल कंस्टेंट, अगर जो ये वैल्यू 0 रहेगी तो इसके अंदर जो ये इक्वेशन थी हमारी, जो ये इक्वेशन पीछे पड़ी है ना, वही सेम इक्वेशन है ये। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली एफ अपॉन करली आर के वेक्टर डॉट प्लस करली एफ अपॉन करली टी इज इक्वल टू 0। इसके अगर स्टेशनरी कंस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0, तो ये वैल्यू 0, तो ये क्या बचेगी, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली एफ अपॉन करली आर के वेक्टर डॉट इज इक्वल टू 0, विच इज होमोजीनियस एंड लीनियर इन वेलोसिटी। सिमिलरली जो डिफरेंशियल कंस्टेंट था, जो उसकी लीनियर फॉर्म आई थी, उसमें समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एल के वेक्टर आर के वेक्टर डॉट प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 to n ए के एक्स के डॉट बी के वाई के डॉट प्लस सी के जेड के डॉट प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टेशनरी तब बोलेंगे जब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है ना ये 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। एंड द जो वेक्टर है एल के वेक्टर और द कोफिशिएंट ए के बी के सी के आर नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टी, और ये हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन ना हो टी के। स्टेशनरी कंस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड स्केलरोनोमिक कंस्टेंट। नेक्स्ट हमारी रियोनोमिक कंस्टेंट। इफ द कंस्टेंट रिलेशन, देखो पहले हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका ये स्टेशनरी कंस्टेंट का एग्जाम्पल है। ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओवर ए सरफेस। हमने जैसे कोई भी पार्टिकल ले लिया जो किसी भी सरफेस पे मूव कर रहा है। लेट द इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस बी गिवन इन द फॉर्म, तो किस फॉर्म में होगी, एफ ऑफ आर वेक्टर। यहाँ पे क्योंकि टी वाली टर्म तो प्रेजेंट होगी नहीं, तो एफ ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, या फिर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज ए फाइनाइट स्टेशनरी कंस्टेंट। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी वाली टर्म नहीं है, और स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि टाइम वाली नहीं है। तो इसको, ये हमारा क्या किसका एग्जाम्पल है, स्टेशनरी का। नेक्स्ट डेफिनेशन है रियोनोमिक कंस्टेंट। इफ द कंस्टेंट रिलेशन डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम दे आर कॉल्ड रियोनोमिक। जो टाइम पे डिपेंड करेगा एक्सप्लिसिटली तो उसको हम बोलेंगे रियोनोमिक कंस्टेंट। देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, इफ द सरफेस इज मूविंग और अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन द टाइम टी एंटर द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एक्सप्लिसिटली, सो द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एफ ऑफ टी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया कोई भी आइस है, ठीक है, तो आइस है जो टाइम के साथ पिघलती रहेगी, तो जो आइस है वो हमारा क्या होगा, रियोनोमिक होगा। तो इन दिस केस कंस्टेंट इज फाइनाइट। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं है, बट नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो टाइम है ना वो प्रेजेंट है, तो टाइम प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियोनोमिक। जैसे हम अगर एक पेंडुलम की बात करें, ए पेंडुलम विद ए फिक्स्ड स्पोर्ट इज ए स्केलरोनोमिक सिस्टम। जैसे कोई भी पेंडुलम है, अगर वो ऊपर से फिक्स है तो वो हमारा होगा स्केलरोनोमिक सिस्टम। अगर वो ऊपर से फिक्स नहीं है, मतलब कि वो भी जैसे मूव कर रहा है, हम उसको हिला रहे तो वो भी साथ में हिल रहा है जैसे, तो उसको हम बोलेंगे रियोनोमिक सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा होलोनोमिक कंस्टेंट। कंस्टेंट आर कॉल्ड होलोनोमिक इफ द कंस्टेंट रिलेशन आर और कैन बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कंस्टेंट को होलोनोमिक तब बोलेंगे अगर जो कंस्टेंट के रिलेशन में
या तो वेलोसिटी की टर्म प्रेजेंट है, मतलब कि वेलोसिटी की टर्म प्रेजेंट ही ना हो। अगर प्रेजेंट है तो फिर भी हम उसको कुछ जैसे या डेरिवेटिव करके, इंटीग्रेशन करके, कुछ भी करके उसको इंडिपेंडेंट बना दे वेलोसिटी से। मतलब कि वेलोसिटी की टर्म प्रेजेंट ही नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन लगा के उस वेलोसिटी को ख़त्म कर दें, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। इफ़ द कंस्ट्रेंट रिलेशन contain velocity but can be integrated with respect to time so that the जो resulting relation is made free of velocity, then the constant is holonomic। holonomic का मतलब ही हमारा क्या है, free of velocity। अगर वेलोसिटी प्रेजेंट भी है तो कोई भी ऑपरेशन लगाया और वेलोसिटी को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, होलोनोमिक कंस्टेंट। और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट क्या होगा, कंस्टेंट आर कॉल्ड नॉन होलोनोमिक इफ द कंस्ट्रेंट रिलेशन डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मतलब जो भी कंस्ट्रेंट का रिलेशन है अगर वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होलोनोमिक। जैसे हमारा होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक का एग्जाम्पल है, ये हमने कोई भी एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। स्फीयर क्या है, जैसे भी एक मिनट के लिए मान लो जैसे बॉल ले ली, जो फुटबॉल होती है ना वो ले ली, तो उसके ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया बी, जैसे पत्थर का टुकड़ा रख दिया। तो जो पत्थर का टुकड़ा है वो उसकी पोजीशन हमने ले ली जैसे एक्स वाई जेड, और इसका जो ओरिजिन ले लिया 0 0 0 सेंटर, और इसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या रहेगी, आर। तो इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी की बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड को माइनस करके उसका स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए और बी की डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल आएगी, आर के इक्वल आएगी, क्योंकि यहाँ से रेडियस में तो है ना यहाँ पे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हमारी किस किस में बनी है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और टी में इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, होलोनोमिक का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें देखो वेलोसिटी तो प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर एक टाइम के लिए हम पत्थर को रखेंगे तो कुछ पल के लिए तो वो वहाँ पे रहेगा ना, वैसे तो रखते ही देखो गिरेगा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए तो रहेगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, होलोनोमिक। अगर पत्थर है वो मतलब कि नीचे तो गिरेगा ही, हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे गिर गया बी, इस पॉइंट पे, जो बी पॉइंट यहाँ था यहाँ आ गया, तो यहाँ पोजीशन ले ली हमने इसकी एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 0। तो इसकी भी जो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे इसकी डिस्टेंस, तो क्या आएगी, अंडर रूट एक्स वन माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ग्रेटर देन इक्वल टू आर क्यों आया, क्योंकि जो ये पॉइंट है जो हमने जो पत्थर लिया था वो गिरा है, इसकी जो रेडियस है उससे तो ग्रेटर है ही, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारी जो कंस्टेंट की इक्वेशन आएगी, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स वन डॉट वाई वन डॉट जेड वन डॉट इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन आएगी। ये देखो जैसे ये है द कंस्टेंट रिलेशन वाई जेड माइनस 2x प्लस वाई एक्स डॉट प्लस एक्स जेड माइनस 2y प्लस एक्स वाई डॉट माइनस एक्स वाई जेड डॉट इज इक्वल टू 0। ये इसमें वेलोसिटी प्रेजेंट है, इसको हम देख के ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा नॉन होलोनोमिक है। पहले हम देखेंगे कि इसमें से वेलोसिटी वाली जो टर्म है, ये हमारी वेलोसिटी वाली टर्म है एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, इनको रिमूव कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इनको रिमूव कर सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, होलोनोमिक हो जाएगा। तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसमें अब कोई भी वेलोसिटी वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होलोनोमिक, क्योंकि ये फ्री ऑफ वेलोसिटी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट क्या हमारा, होलोनोमिक। अब हम एग्जाम्पल करेंगे जैसे होलोनोमिक स्केलेरोनोमिक कंस्ट्रेंट के एक साथ। जैसे इन ए रिजिड बॉडी हमने कोई भी रोड ले ली ए से बी तक की, फिक्स लेंथ है इसकी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और जो रोड है उसकी लेंथ है l। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी,
तो इनकी जो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे x2 माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस y2 माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर इज इक्वल टू L। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L का स्क्वेयर। तो जो दिस इज द कंस्टेंट इक्वेशन। होलोनोमिक तो है क्योंकि इसके अंदर जो वेलोसिटी की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है और ना ही टी वाली टर्म प्रेजेंट है, तो हमारा क्या होगा स्केलेरोनोमिक होगा साथ में। नेक्स्ट है हमारा होलोनोमिक रियोनोमिक कंस्टेंट। जैसे एक डिफॉर्मल बॉडी है इज वन हुज शेप कैन बी चेंज्ड इजिली लाइक आइस। हमने कोई भी एक बॉडी ले ली जो टाइम के साथ उसकी जो शेप है उसमें चेंज हो रहा है। जैसे हमने आइस ले ली, टाइम के साथ उसकी जो शेप होगी उसमें चेंज तो होगा ही। तो टेक टू पार्टिकल विच आर कनेक्टेड बाय ए रोड ऑफ वेरिएबल लेंथ L इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। हमने जैसे कोई भी दो आइस के टुकड़े ले लिए, ठीक है, और उनके बीच में हमने कोई भी रोड लगा दी, तो जो आइस है वो पिघलेगी, तो जो लेंथ है वो तो हमारी क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। तो लेंथ हमने क्या ले ली, L इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब कि टाइम के साथ क्या कर रही वेरी। तो जो ये इक्वेशन है हमारी यहाँ पे L की जगह पे क्या आएगा, एफ स्क्वायर टी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली, सेम जैसे ऊपर निकाली थी इसमें। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है कंस्टेंट की इक्वेशन है, होलोनोमिक रियोनोमिक कंस्टेंट। नेक्स्ट हमारा यूनिलेटरल कंस्टेंट। कंस्टेंट विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एफ ऑफ टी आर के वेक्टर डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड यूनिलेटरल कंस्टेंट। मतलब कि जिस भी कंस्टेंट में इनइक्वालिटी आएगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल कंस्टेंट। जैसे एग्जांपल है टू पार्टिकल आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L। हमने जैसे दो पार्टिकल ले लिए A और B, उसको एक थ्रेड से मतलब कनेक्ट कर दिया। जो थ्रेड है हमने जैसे पहले थोड़ा लूज ले लिया, ठीक है, अगर फिर हम जैसे उसको टाइट करेंगे ना थोड़ा, हाँ, तो लेंथ है जो उसकी थ्रेड की वो तो कम ज़्यादा होगी ना, क्योंकि जैसे A और B पार्टिकल के बीच की जो लेंथ है, ठीक है, तो उस वजह से the two particles are connected by a thread of length L. The constraint is expressed by the inequality L square माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जैसे हमने A और B दो पार्टिकल ले लिए, इसकी पोजीशन है XYZ और इसकी X1 Y1 Z1। ये R1 वेक्टर है और ये हमारा क्या है R2 वेक्टर, इसकी जो पोजीशन है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से इनके ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगी, x1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस z1 माइनस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और जो थ्रेड है उसकी लेंथ हमने ले ली L। तो L जो जैसे हम यहाँ से लगा दें ये ऐसे थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ढीला हो, अगर फिर इसको हम टाइट कर दें तो जो थ्रेड की लेंथ है वो तो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। तो L स्क्वायर स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड और इसको यहाँ इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आएगा L स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी कंस्टेंट इक्वेशन। थैंक यू।